तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। हम लोग अक्सर शिकायत करते हैं, बातें करते हैं कि पुलिस कैसे मामले की जांच करती है, सीबीआई को केस दो तो ठंडे बस्ते में डाल देती है। हमारी जुडिशरी का भी यही हाल है, अदालतों में भी ऐसे ही सब कुछ हो रहा है। ये सब बातें होती हैं, लेकिन किसी केस की कैसे जांच की जाती है, किसी केस को कैसे एक तरह से ख़त्म कर दिया जाता है, सच्चाई को कैसे हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया जाता है, सीबीआई और पुलिस के अफसर किस बेईमानी से जांच करते हैं, और किसी बड़े लोगों को जब बचाना हो तो वो केस का क्या हश्र करते हैं। आज की जो कहानी और जो केस आप सुनने जा रहे हैं, ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और ये इसलिए बेस्ट एग्जाम्पल है कि ये मीडिया या बाकी हम आप जैसे लोग इल्ज़ाम नहीं लगाने जा रहे हैं, बल्कि एक हाई कोर्ट के 2 जजों ने अपने एक फैसले में वो सारी बातें की जो मैंने अभी आपको बताई। हाई कोर्ट के 2 जज कहते हैं कि सीबीआई कहीं से ईमानदार नहीं, उनका दामन साफ नहीं, उन्होंने सच्चाई को दफना दिया। पुलिस ने उस केस की ऐसी की तैसी कर दी, जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी वो तक नहीं की, और इसी मजबूरी में हमें कत्ल के आरोपियों को छोड़ना पड़ा। पूरे अगर आप कोर्ट के कमेंट्स को जब मैं आगे बताऊंगा तो आप खुद सुनिएगा, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि कमेंट्स आपको बताऊं। मकसद ये है कि इस एक केस के ज़रिए आप सच्चाई समझ लीजिए कि हमारे देश में जब किसी केस की जांच होती है, चाहे वो पुलिस करे या सीबीआई करे, तो जांच कैसी होती होगी और उसका हश्र ऐसा क्यों होता है, क्यों कन्विक्शन रेट कम होता है, क्यों पुलिस और सीबीआई पर उंगलियां उठती हैं। ये बेस्ट एग्जाम्पल है। कहानी है अमित जेठवा की। अमित गुजरात का रहने वाला। गुजरात के पास एक अमरेली ज़िला है, वहीं पे एक छोटे से गांव में 3 भाई बहन, पिता और माँ। बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज, समाज में कुछ अच्छे काम करने का जज्बा, जुनून। उसने एलएलबी की पढ़ाई की, फार्मा की पढ़ाई की, फिर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में उसको जॉब मिल गई। लेकिन वहाँ उसने देखा कि ये जो दवाएँ हैं ये प्राइवेट कंपनियों को सरकारी नौकरी थी, वो बेच रहे हैं। उसने आवाज़ उठाई, उसका ट्रांसफ़र उठाकर एकदम सुनसान इलाके में कर दिया गया। अंदर क्रांतिकारी भावनाएं थी, उसने फिर नौकरी छोड़ दी। इसके बाद अब वो सोशल वर्क में लग गया। जो गिर के जंगल हैं गुजरात में, बहुत ही मशहूर शेरों के लिए, वहाँ पे फिर उसने काम करना शुरू किया। बहुत सारे शेरों की रहस्यमय मौत हुई, उसने उनकी आवाज़ उठानी शुरू की, उसके लिए जांच हुई। सलमान खान के चिंकारा जो हिरन केस का मामला था, उसमें भी उसने आवाज़ उठाई, और कहते हैं जो पहले मामले में 5 साल की सज़ा हुई थी जोधपुर में, उसमें बहुत बड़ा रोल अमित जेठवा का था। एक लगान फिल्म बनी थी, उसमें भुज में शूट था, और उसमें भी हिरन और चिंकारा का कुछ इस्तेमाल किया गया था जो कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के ख़िलाफ़ था। उसको लेकर भी वो कोर्ट पहुँचे, और उसके बाद ये मामला गया कोर्ट में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो करते रहे। फिर धीरे धीरे बाद में उन्हें पता चला कि अब आरटीआई आ चुकी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। तो उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ऐसे करप्ट भ्रष्ट और जितने भी ख़ासतौर पर फॉरेस्ट अफसर थे, उनके बारे में जानकारियाँ, शेरों के बारे में जानकारियाँ, उस जंगल के आसपास गिर के जो इलीगल माइनिंग हो रही थी, अवैध खनन, उसके बारे में उन्होंने काम करना शुरू किया। अब जब ये काम करना शुरू किया तो बड़े लोग शामिल, दुश्मन भी बनते गए। एक बार उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, 3 महीने तक अस्पताल में रहे। फिर धीरे धीरे, लेकिन वो अपने काम से पीछे हटे नहीं। तभी अमित जेठवा को ये रिपोर्ट मिली कि इतने मशहूर गिर, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने वहाँ की यात्रा की और उसको एक तरह से प्रमोट किया था, शेरों के लिए माना जाता है, कि उसके आसपास, जंगलों के आसपास जंगलों की कटाई हो रही है और वहाँ अवैध खनन हो रहा है, लीगल माइनिंग हो रही है। और इसके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट और कंप्लेंट देना शुरू कर दिया अमित जेठवा ने, और इस पर एक आरटीआई दाखिल कर दी। जब आरटीआई दाखिल की तो आरटीआई के ज़रिए फिर वो कोर्ट पहुँचे, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, धमकियाँ मिल रही थी फैमिली को, लेकिन वो अपने काम में लगा रहा, और एक आरटीआई के तौर पर उसकी एक पहचान बनी। उम्र सिर्फ 32-33 साल थी तब। लेकिन फिर एक गलती हो गई अमित जेठवा से। जिस आरटीआई को उसने फाइल किया था कि गिर के आसपास इलीगल माइनिंग हो रही है, वो माइनिंग जो करवा रहे थे वो कोई मामूली हस्ती या शख्स नहीं थे, बल्कि उस इलाके के
सबसे ताकतवर शख्स थे। नाम था दीनू सोलंकी। दीनू सोलंकी एक ताकतवर नेता, माइनिंग वाइनिंग के कारोबार से बड़े हुए, फिर विधायक बने, फिर एमपी बने। 2009 से 2014 तक ये बीजेपी के टिकट पर वहाँ से चुने गए और सांसद बने थे। तो वो सारी जो आरटीआई के थ्रू जानकारी मिली, वो सारी माइनिंग दीनू सोलंकी की तरफ से हो रही थी। अब जब आरटीआई से रिपोर्ट आई तो मजबूरन पुलिस को छापा मारना पड़ा। पुलिस ने माइनिंग की सारी जो इक्विपमेंट्स हैं वो जब्त कर लिया, लेकिन कमाल देखिए कि जब्त करके रखा और पुलिस की कस्टडी से वो सारे इक्विपमेंट्स चोरी भी हो गए, वापस पहुंच गए उन्हीं के जिनके पास थे। जब ये खबर मिली, फिर से अमित जेठवा पहुंच गए कोर्ट और उन्होंने कहा, अब उन्हें धमकी मिलनी शुरू हुई, परिवार को धमकी मिलनी शुरू हुई। जब धमकी मिलनी शुरू हुई तो वो अपनी ही जिद पर अड़े रहे। परिवार ने समझाया भी कि बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अमित जेठवा माने नहीं। बात है अब जुलाई 2010 की। इसी गिर के आसपास इलीगल माइनिंग को लेकर एक आरटीआई दाखिल किया था। उस आरटीआई की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के बिना पर उन्होंने कोर्ट में मामला दर्ज करा दिया। अब उसमें नाम जो है पहला वो दीनू सोलंकी, और उस वक्त वो सिटिंग एमपी। कोर्ट ने आरटीआई रिपोर्ट देखी। इसके बाद कोर्ट ने केस दर्ज करने का फरमान सुना दिया। अब फरमान ये था कि एमपी और उनके भतीजे और बाकी लोग जो भी इस माइनिंग में थे, और पुलिस को हुक्म दिया गया इन सब चीज़ों को रोको। अब गिर जैसी चीज़ जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी वो थी, एक तरह से प्रोजेक्ट में से एक, अमिताभ बच्चन ने जिसका ऐड किया था। अब उसी के आसपास इलीगल माइनिंग, तो ये बड़ा इशू था। मीडिया में खबरें आने लगी इस आरटीआई के ज़रिए जो अमित जेठवा ने निकाला। अब इसके बाद धमकियों का दौर और बढ़ गया। इसी के बाद 20 जुलाई 2012 की ये तारीख थी। इस आरटीआई के बाद जब दीनू सोलंकी के खिलाफ केस दर्ज किया गया तो इस मामले की सुनवाई और इसको आगे कोर्ट में उसकी पैरवी के लिए अमित जेठवा जो अहमदाबाद है, वहाँ वो अहमदाबाद के हाई कोर्ट में पहुँचते हैं। सत्यमेव जयते उस बिल्डिंग का नाम है, सत्य की ही जीत होगी। तो वो पहुँचते हैं अहमदाबाद, वहाँ हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में। सुबह का वक्त था। इस केस के पैरवी के लिए अपने वकील से बात करनी थी। इधर उनको धमकी इतनी मिल चुकी थी कि वो अपने परिवार के साथ वो पूरा जूनागढ़ का जो उनका इलाका था वो छोड़कर अब अहमदाबाद आ गए थे कि कम से कम बड़ा शहर है, यहाँ प्रोटेक्शन मिलेगा तो जान बची रहेगी, वरना बहुत धमकियाँ मिल रही थी। तो उस रोज़ वो पहुँचते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर से जैसे ही वो बाहर निकल रहे, उसी हाई कोर्ट के कैंपस के ठीक गेट के पास अचानक मोटरसाइकिल पर दो लोग आते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अमित जेठवा को गोली लगी थी, लेकिन हिम्मत देखिए, गोली लगने के बावजूद वो शख्स उन दोनों का पीछा करता है। जब पीछा करता है तो उनमें से एक का कुर्ता पकड़ लेता है। बाइक गिरती है, कुर्ते का कुछ हिस्सा उसके हाथ में आ जाता है। गोलीबारी की आवाज़ सुनकर वहाँ पुलिस की एक गाड़ी थी, पुलिस वाले मौजूद थे, पर सब तमाशबीन, कोई नहीं दौड़ा। जबकि देख रहे हैं कि गोली चली है। अकेला जिसे गोली लगी है वो उन हमलावरों के पीछे दौड़ रहा है। अमित जेठवा किसी तरीके से उसने उनका कुर्ता पकड़ा, कुर्ता उसके हाथ आया। हाथ आने के बाद मोटरसाइकिल गिर गई। दोनों हमलावर आराम से पैदल भाग गए। पुलिस ने पकड़ने की जहमत नहीं उठाई। इसके बाद फिर भीड़ हुई, पुलिस ने देखा भाई घायल है, खाना पूर्ति पूरी की गई। अमित जेठवा को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। अब मौत हो गई, गोली मारी गई थी, तो पुलिस का काम यह है कि पहले तो ये देखे वहाँ क्या हुआ, उसके बाद फैमिली के आने का इंतज़ार करे और फिर पूछे, एफआईआर दर्ज करे। यही कानून होता है कि भाई आपका कोई दुश्मन कौन था, क्या था। ये देखिए कि इधर कत्ल हुआ और यहीं से पुलिस का खेल शुरू। पुलिस ने अमित जेठवा की फैमिली, जबकि उनके अहमदाबाद में उनका परिवार रह रहा था, किसी का इंतज़ार नहीं किया, सीधे एक एफआईआर दर्ज की कि ऐसे ऐसे हमलावरों ने और ये कत्ल कर दिया और ख़त्म, मतलब सारा लपेट दिया। अब ये बात उनके फादर तक पहुंची। भीखा भाई जेठवा, उन्हें मालूम था, लगातार परिवार को धमकियां मिली थी। एक बार
MP साहब के लोगों ने इतनी बुरी तरह से हमला किया था, पिटाई की थी। 3 महीने तक हम जेठवा अस्पताल में रहे थे। कई बार पुलिस में रिपोर्ट दी थी, प्रोडक्शन तक मांगी थी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे पहले के कि इस आदमी से खतरा, इसने मुझ पर हमला किया है, ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा। एक तो पब्लिक रैली में ही ओपनिंग, मतलब वो खुलेआम डीनू सोलंकी ने धमकी दे दी थी, खुलेआम पब्लिक रैली में। इसके भी रिकॉर्ड पे सबूत थे। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इधर ये कत्ल हो गया हाई कोर्ट के ठीक गेट के पर, लेकिन पुलिस ने कोई FIR में कोई कुछ नाम नहीं। अब भीखा भाई जेठवा पहुंचते हैं पुलिस के पास, कहते हैं मेरे बेटे को तो धमकी मिल रही थी, ये सांसद साहब भी दे रहे थे सब कुछ। अब इस परिवार को धमकियां मिलनी शुरू हो गई कि बेटे की जान गई है, तुम लोग खामोश रहो, कोई केस कोई नाम नहीं लेगा, वरना सब एक एक करके मारे जाओगे। लेकिन बूढ़ा बाप था, बाकी परिवार के लोग बेशक डरे हों, वो नहीं डरा, क्योंकि उस शायद एक जवान बेटे का जनाजा अगर बूढ़े बाप के कंधे पे हो तो उससे बड़ा तो और कोई दुख होता नहीं है। तो उसकी नज़र में फिर बाकी सारे दुख और धमकी बहुत छोटे हो गए थे। उसने कहा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, और वो लड़ा। लगातार इधर से उधर कोर्ट कचहरी चक्कर काटते रहे। मजबूरन अब मीडिया में खबरें आने लगी, सांसद साहब का नाम आने लगा। पुलिस वालों को अब FIR दर्ज करनी पड़ी। जब FIR दर्ज की गई तो पहले 2 नाम आए। इनमें से एक नाम एक उसी पुलिस वाले का आया जो उस गेट पर उस वक्त खड़ा हुआ था, और दूसरा नाम आया एक शूटर का, जिसको ये सुपारी दी गई थी। कांस्टेबल का नाम था बहादुर सिंह वाढेर, और इसको कहा गया कि ये बहादुर सिंह वाढेर वहाँ पे मौजूद था और शूटर का इंतज़ाम इसी ने किया था। अब आप ये देखिए, एक पुलिस वाला है, कोर्ट के बाहर ड्यूटी है, और जिस दूसरे शख्स को पकड़ा गया उसका नाम था पवन सिल्वा। ये शूटर था जिसको हायर किया गया था। अब इसके बाद चूंकि कुर्ता पकड़ लिया था, कुर्ते के ऊपर से लेबल मिला। लेबल जो था वो एक टेलर का था, दर्जी की दुकान की, और वो दर्जी की दुकान जूनागढ़ का, और जूनागढ़ में ही सांसद साहब का एरिया। तो बहुत सारी कड़ियाँ मिलने लगी। अब इधर प्रेशर इतना मीडिया का और बाकी कि भाई एक सांसद को बचाने की कोशिश हो रही है। तो गुजरात पुलिस ने, जो उनका डिपार्टमेंट क्राइम ब्रांच का था, उसको ये मामला सौंप दिया। अब पहले तो FIR बिना पूछे हुए दर्ज। अब इधर जब मामला सौंपा गया तो क्राइम ब्रांच आई, उसने कुर्ते उर्ते के बेस पर कहा ठीक है जी यह है। अब उन्होंने आनन फानन में 6 लोगों के नाम लिखे, और गुस्सा ठंडा करने और मीडिया को यह बताने के लिए कि देखो हमने जांच की है, उन्होंने इसमें मेन अक्यूज्ड, मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर दीनू सोलंकी सांसद के भतीजे शिवा सोलंकी का नाम डाला और शिवा सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया। शिवा सोलंकी के साथ कांस्टेबल बहादुर सिंह, इसके अलावा एक पचन सिल्वा जो शूटर था, और उसका एक और दूसरा साथी शूटर था जो उस दिन बाइक पर बैठा हुआ था, शैलेश पांडे। उन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा इसके 4 और करीबियों को, तो 6 लोगों को गिरफ्तार करके अब गुजरात क्राइम ब्रांच अपनी रिपोर्ट देती है कि शिवा सोलंकी ने इस कत्ल के लिए 2 भाड़े के शूटर हायर किए। एक यही जो शैलेश पांडे और दूसरा पचन सिल्वा, और इन शूटर को किराए पर हायर करने के लिए कांस्टेबल बहादुर सिंह वाढेर को यह काम सौंपा था, और इस साजिश में ये लोग शामिल थे। ये हमने पकड़ लिया, केस सॉल्व। लेकिन अब बाप कहाँ मानने वाला, उसे मालूम है ये सब भी गड़बड़ हो रहा है। वो पहुंच गए फिर से कोर्ट में। उन्होंने कहा साहब, जो असली कातिल है उसको पहले पुलिस फिर क्राइम ब्रांच दोनों ने किनारे कर दिया। अब ये बताइए कैसे हजम हो जाए कि एक शख्स का भतीजा इस पूरी साजिश को रच रहा है, लेकिन उस भतीजे का क्या रोल है डायरेक्ट, उस भतीजों को क्या मतलब है इसको मारने से। कोई और होगा ना जिसने इशारा दिया, कोई और होगा ना जिससे उसको खतरा है। तो वो शख्स तो सांसद है जो इलीगल माइनिंग का काम कर रहा है, जो वहाँ पर सब कुछ कर रहा है। तो भतीजा तो आरोपी है, लेकिन चाचा को अब क्लीन चिट। और गुजरात क्राइम ब्रांच ने माननीय सांसद साहब को क्लीन चिट दे दिया और कहा कि इस कत्ल से इनका कोई लेना देना नहीं, जेठवा के मर्डर में इनका कोई हाथ नहीं है। इनके भतीजे ने अपनी मर्जी से सब कुछ कर दिया। अब भतीजा इतना होनहार, इतना अच्छा कि चाचा के लिए चाचा को परेशान देखा और उसने कहा नहीं, परेशान मैं दूर कर दूंगा,
और खुद ही फैसला ले लिया, खुद ही सुपारी दे दी, खुद ही शूटर बुला लिया, खुद ही कत्ल करवा दिया। अब ये कहाँ पे इसका तुक था? खैर, जेठवा साहब के बुजुर्ग पिता पहुंच गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि कम से कम इतना तो इंसाफ कर दीजिए कि जिस शख्स के नाम लिए जा रहे हैं वही, उसी को क्लीन चिट। गुजरात हाई कोर्ट ने रिपोर्ट देखी, पहली बार गुजरात पुलिस को फटकार लगाई कि आप लोगों ने तो ईमानदारी को मतलब बेच ही खाया है। ये सारे शब्द हैं, कहीं कोई जांच ईमानदारी से नहीं की, इसलिए अब मैं हुक्म देता हूँ इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाए, और जो अब तक की आपकी जांच है वो इसमें इन्वॉल्व रहेगा, उसमें शामिल करेंगे, लेकिन अभी मामले की जांच सीबीआई को दी जाएगी। इसी सीबीआई को एक और केस दिया गया था, रिजवानुर रहमान मर्डर केस कोलकाता का। उस केस का क्या हश्र हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर है। रिजवानुर रहमान मर्डर मिस्ट्री, सीबीआई ने कैसे जांच की, जानना है तो इस केस को भी ज़रूर सुनिएगा, कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कुकू एफएम एक बेहद तेज़ी से बढ़ता हुआ ऑडियो लर्निंग ऐप है, और लाखों लोग इसको सुन रहे हैं और इससे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अब तक कुकू एफएम की ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो अब आपके लिए कुकू एफएम ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिनमें 5000 शो शामिल हैं, बल्कि 5000 से ज़्यादा हैं बिल्कुल मुफ्त। ऑफ़र बहुत तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को भी ये ज़रूर बताना। अब मामले की जांच दे दी गई सीबीआई को, वक्त बीत रहा था। नवंबर 2013 में सीबीआई ने शुरुआत अपनी जांच की। 2013 में आखिरकार दीनू सोलंकी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया, सांसद साहब को। एमपी थे, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सीबीआई ने नई चार्जशीट बनाई, दूसरी चार्जशीट, और उस दूसरी चार्जशीट में कहा कि इस पूरे केस में जो असली आरोपी नंबर 1 मास्टरमाइंड है वो यही एमपी दीनू सोलंकी है, और इनके साथ बाकी के ये 6 हैं, उनके भतीजे समेत। और बाकी कहानी वही कि इन्होंने ही जेठवा को मारने के लिए 2 शूटर का इंतज़ाम किया, क्योंकि उसके आरटीआई से ये परेशान थे। इलीगल माइनिंग की रिपोर्ट लगातार जेठवा के ज़रिए मीडिया में आ रही थी, सरकार की तरफ से उनके ऊपर दबाव था, और वो उन्होंने दुश्मनी का अपना फ़ायदा उठाया और उसको रास्ते से हटा दिया। अब चार्जशीट दाखिल हो गई। 2019 में सीबीआई की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसला ये कि इन सभी 7 के 7 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुना थी। लगा कानून की जीत हुई, इंसाफ जीत गया। लगा कि अब जेठवा के परिवार को सच में इंसाफ मिला, उनके बुजुर्ग बाप को इंसाफ मिला। भीखा भाई जेठवा, उनकी पत्नी, सब बहुत खुश। ऊपर वाले जज साहब को, सभी को धन्यवाद दिया। कहा कि चलो उनके बेटे के कातिल को सज़ा तो मिली। लेकिन अफसोस, ये पल भर की खुशी थी। इस सीबीआई की कोर्ट के फैसले को अब सांसद से पूर्व सांसद हो चुके तब तक सोलंकी साहब ने गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। अब ये मामला गुजरात हाई कोर्ट में पहुंचा। 2019 में लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उसके बाद ये गुजरात हाई कोर्ट में पहुंचा। 19, 20, 21, 22, 23, 24 5 साल बीत गए। 5 साल के बाद अब 6 मई 2024 यानी कल, सिर्फ कल की बात है, गुजरात हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अब बारी है उसी फैसले को आपको बताने की, जिसको मैंने आपको शुरू में कहा था, और ये फैसला बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको बताएगा। सबसे पहले तो गुजरात हाई कोर्ट का ये फैसला, लोअर कोर्ट ने 7 को उम्र कैद की सज़ा दी थी। गुजरात हाई कोर्ट ने कल 7 को बरी कर दिया, जिसमें ये पूर्व सांसद साहब भी। कोर्ट ने इन सभी को बरी करते हुए ये कहा कि इस केस की सच्चाई हमेशा के लिए अब दफन कर दी गई है, इसलिए वो सच न बाहर आएगा, न इन सबको मैं सज़ा दे पाऊंगा। अब जो मैं कहूँगा, जो चीज़ें आगे, वो ज़्यादातर कोर्ट के शब्द होंगे, मेरे नहीं, तो बस सुनते जाइएगा। तो पहली चीज़, कोर्ट का यही कहना है कि ये इस सच को हमेशा के लिए अब दफना दिया गया है। जो 2 जज थे, A.S. सुपेहिया एंड विमल के व्यास, ये दोनों हमारे जस्टिस, उनका ये फैसला आया
उन्होंने आगे कहा अपने इस फैसले में कि जिस तरीके से पहले गुजरात पुलिस और फिर जिस तरीके से सीबीआई ने जांच की है, उससे साफ एहसास होता है कि इन सब के पाक साफ या ईमानदार होने की जो एक वो होती है ना कि ये इस तरीके से करेंगे, एक उम्मीद होती है, डाउट होता है कि इन सब ने ईमानदारी से अपना काम किया है, कोर्ट का कहना है। इसके बाद हाईकोर्ट कहती है कि इन लोगों ने, जो अफसर थे, एक जांच का जो स्टैंडर्ड पैमाना होता है वो जांच उस लेवल पे की ही नहीं। अब हर एक के बारे में अलग अलग भी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। उन्होंने कहा हर एक ने अपनी तरफ से इसमें नाकाम काम किया है, हर एक ने, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो, अफसर हों अलग अलग जान करने वाले, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हों जो सीबीआई की तरफ से कोर्ट में खड़े हुए, किसी ने भी, हर एक नाकाम रहा है इस केस को अदालत तक सच्चाई पहुंचाने में। उन्होंने कहा जितने भी इन्वेस्टिगेटिव अफसर थे वो सब फेल रहे इस अदालत को कन्विंस करने में कि सच्चाई क्या है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे वो फेल रहे अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाने में, जो सरकारी वकील होते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जितने विटनेस आए थे वो सब हॉस्टाइल हो चुके थे, बिक चुके थे। और कमाल ये था कि जब उनका क्रॉस एग्जामिनेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर रहे थे तो ऐसे कर रहे थे जैसे वो कोई तैयारी ही करके नहीं आए, मतलब सिर्फ टाइम पास हो रहा था। जो रिलेवेंट एविडेंस था उसको कलेक्ट करने के लिए और उस केस से जोड़ने के लिए एक भी गंभीर कोशिश नहीं की गई। जो विटनेसेस थे इस केस में उन सबको पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया और वो पुलिस प्रोटेक्शन के मजे ले रहे थे, लेकिन गवाही उन्होंने ऐसी नहीं दी कि कोर्ट उससे कन्विंस हो। मतलब वो पुलिस वाले हैं, उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ, 2 पुलिस वाले मार्केट जा रहे हैं, साथ जा रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं, लेकिन जब बात आई केस की तो वो सब उन्होंने कानून को ठेंगा दिखा दिया। उन्होंने कोई गवाही उस टाइप से नहीं दी जो उस केस को उसके अंजाम तक पहुंचा सके। 195 विटनेसेस थे, उसमें से 105 तो पहले ही हॉस्टाइल हो चुके थे, यानी बिक चुके थे, अपना बयान बदल चुके थे। 195 105, और जो बाकी थे उनसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर और बाकी लोग वो क्रॉस एग्जामिन ही नहीं कर पाए। और वहाँ आकर जो पहले उन्होंने बयान दिया वो कोर्ट में आकर सब बदल गए। पहले उन्होंने कहा हाँ धमकी दी थी, आकर कह रहे हैं हमें तो पता नहीं। उन्होंने कहा कोर्ट के बाहर गोली चली थी, उन्होंने कहा हमने तो सुना ही नहीं। ये सारी चीज़ें ऑर्डर में है। अभी आगे तो और देखिए, उन्होंने कहा एक विटनेस थे रमाभाई सोलंकी। रमाभाई सोलंकी को बहुत बड़ा इस केस में एक विटनेस माना जा रहा था जो आरोपियों को सज़ा दिला सकता था, लेकिन वो अपने आप को ही खुद शक के घेरे में ले आए अदालत में, क्योंकि वो 2 साल तक खामोश थे और 2 साल के बाद अचानक विटनेस बन गए। तो ये भी सवाल है कि क्या वो वाकई जेन्युइन विटनेस था या फिर ये जो पुलिस और सीबीआई की टीम है अपने केस को कमज़ोर और फ़ायदा करने के लिए, किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पैदा किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कमाल की बात तो यह है कि जिस जगह पर इस पूरे कत्ल और सुपारी की साजिश रचने की बात हुई थी, एक जगह होता ना कि जहां साजिश रची गई तो ये प्लान वहां किया गया, सब कुछ, वो जगह थी जो चार्जशीट में और एफआईआर में आई थी, हरमादिया फार्म। ये फार्म इन्हीं एमपी साहब का है और यहीं पे ये कहा गया था, जो सीबीआई की चार्जशीट थी उसमें ये था कि इसी फार्म हाउस पर इस कत्ल को अंजाम देने की साजिश रची गई। यहीं से शूटर और बाकी चीज़ें सब प्लान हुआ, यहीं से पैसे गए, इसी फार्म हाउस पे ये पूरी प्लानिंग हुई कत्ल की। कोर्ट का कहना है कि सीबीआई अफसर नाम लेकर मुकेश शर्मा, ये सीबीआई के अफसर हैं, कि कमाल की बात है कि जिस जगह पर पूरे कत्ल की प्लानिंग साजिश रची गई, जिस फार्म हाउस पर, मुकेश शर्मा ने वहाँ जाकर छानबीन तफ्तीश करने की जहमत तक नहीं उठाई। वो कभी फार्म हाउस गए ही नहीं कि वाकई है कि नहीं है। दूसरा, वो गए ही नहीं तो ये भी पता नहीं, ये भी साबित नहीं हो पाया कि वाकई वो फार्म हाउस एमपी साहब के नाम पे था या ज़मीन किसी और के नाम पे थी। अब सोचिए, एक तरफ एक इल्ज़ाम लग रहा है कि इस जगह पर ये कत्ल की प्लानिंग हुई है और ये है एमपी साहब की जगह। अब कोई भी एजेंसी वो जांच तो करने जाएगी कि हाँ पता चला नहीं भाई ये तो एमपी साहब की नहीं, ये तो किसी और की है, खामोखा ये झूठ बोला गया।
तो जब तक आप उस जगह जाएंगे नहीं, उस फार्म हाउस की, आप ज़मीन और बाकी डीड पेपर नहीं देखेंगे, आप कैसे पता करेंगे कि ये जगह वाकई किसकी है। कोर्ट कहता है कि जो सीबीआई के अफसर जिसको जांच करते मुकेश शर्मा, वो विजिट ही नहीं किया उन्होंने कभी इस फार्म हाउस पर, जहाँ पे इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी, सबसे अहम सुराग मिल सकता था। और तो और, अब ये तो आप बहुत आसान चीज़ है, आप भी समझेंगे। कोर्ट ने कहा है कि सबसे अफसोसनाक और शर्मनाक, क्या क्या शब्द बोलूं मैं, तो ये है कि जब कत्ल हुआ हाई कोर्ट के बाहर, तो उसके बाद उस वक्त फ़ोन था साथ में, और जो फ़ोन था वो उन्हीं का था जो अपने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। तो उस फ़ोन के बारे में जानकारी थी, और चार्जशीट में भी, एफआईआर में, कि अमित जेठवा का फ़ोन उनकी जेब में था। अब ये केस प्रॉपर्टी किसी भी मर्डर के केस में इन्वेस्टिगेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उस फ़ोन पे आप, उससे पहले कोई फ़ोन आया, जैसे इल्ज़ाम था कि धमकी दी, कौन लोग धमका रहे थे, पिछले 24 घंटे में कितने लोगों से बात हुई, कोई ना कोई क्लू तो मिलता, कोई साजिश का शायद कोई परत खुलती। कमाल देखिए कि कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि अमित जेठवा के फ़ोन में डेटा और फ़ोन सब कुछ अवेलेबल होते हुए, ना पहले गुजरात पुलिस ने, ना बाद में सीबीआई ने कभी उसके कॉल रिकॉर्ड डेटा को खंगालने की कोशिश ही नहीं की, ना उसमें झांकने की कोशिश की, बल्कि उसके फ़ोन को हाथ ही नहीं लगाया। अब आप बताइए, मतलब ये सीबीआई जैसी एजेंसी है जिसके बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी लाइन ये थी इस पूरे केस को, अगर एक लाइन में जो हाई कोर्ट ने कमेंट्स में कहा है कि असल में इस पूरे केस को सीबीआई और गुजरात पुलिस ने इस तरीके से तफ्तीश की और इस तरीके से लिया कि जैसे कोई चौकोर खूंटी होती है ना, होल दीवार में, उसमें आपको वो करना है, तो वो चौकोर खूंटियों में, मतलब चौकोर खूंटियों को गोल छेद में डालने का काम कर रहे हैं। अब ये पॉसिबल तो है नहीं भाई, गोल जब छेद है तो उसमें गोल ही आपको हो जाएगी कील, चौकोर तो आप डालेंगे तो है ही नहीं। तो इस पूरे केस के बारे में कोर्ट का ये है, जो इंग्लिश में हालांकि ये जजमेंट है, इट अपेयर्स दैट द इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैव ट्राइड टू फिक्स स्क्वायर पेग्स इनटू राउंड होल्स। अब न फोन का इन्होंने जांच की, न जाके फार्म हाउस पे देखा, न विटनेसेस एक भी ढंग से पेश कर पाए, सभी विटनेस को प्रोटेक्शन दिया, पैसे खर्च किया, और वो सब हंसते टहलते रहे और निकल गए। और उसके बाद इस केस का अंजाम ये हुआ। इस कोर्ट ने एक बहुत बड़े जज थे, नानी ए पालखीवाला, उनका एक कोट आखिर में कहा है अपने फैसले में, और ये कोट जो है बड़े इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने लिखा है कि हमारे लोकतंत्र का अस्तित्व और राष्ट्र की एकता और अखंडता इस एहसास पर निर्भर करती है कि संवैधानिक नैतिकता संवैधानिक वैधता से कम आवश्यक नहीं है। धर्म जनता के हृदय में रहता है, जब ये वहीं मर जाएगा तो कोई संविधान, कोई कानून, कोई संशोधन इसे बचा नहीं सकता। ये इस जजमेंट को लेकर उन्होंने ओवरऑल सीबीआई और पुलिस की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है, ये उसके ऊपर एक कटाक्ष, एक कमेंट्स। इस एक केस से आप समझ जाएंगे कि हमारे देश में जो पुलिस है या एजेंसियां हैं, जब बड़े लोगों की बारी आती है और ठान लेते हैं कि इसे बचाना है, तो फिर उस केस का क्या हश्र करते हैं। इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है। और इस जजमेंट के साथ जो जज के कमेंट्स हैं दोनों, वो आंखें खोलने वाली हैं। मुझे लगता है कि तमाम एजेंसियों, पुलिस वालों को इस जजमेंट को सुनना भी चाहिए, ताकि हो सकता है उनमें कुछ शर्म हो और आगे अपने केस की जांच ईमानदारी से करें। लेकिन कुल मिलाकर फ़िलहाल की तस्वीर ये है कि आरटीआई एक्टिविस्ट सिर्फ 35 साल की उम्र में समाज को सुधारने निकला अमित जेठवा, उसके घर वालों को इंसाफ नहीं मिला। अब हो सकता है पिता ने हार नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट में कहा गया है कि पूरी सच्चाई को तो दफना दी गई है, तब वो दफन सच कैसे बाहर आएगा, ये आने वाले वक्त में देखेंगे। खैर, एक अफसोसनाक केस का अफसोसनाक अंत फिलहाल के लिए में इतना ही। तो कहानी ख़त्म करूँ, उसके बाद अपना वही सिलसिला। आज मोहब्बत अब्बास इंडाना, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अब्बास। साथ ही
क्षितिजा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे क्षितिजा। और ये भेजा है अमोल गायकवाड़ एंड फैमिली ने। साथ ही आज रिदांश, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रिदांश। बल्कि 5 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भेजा श्वेता ने, उनके बेटे हैं। और सागर पानीग्राही, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सागर। बल्कि कल है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। और ये भेजा है संदीप ने, उनके बेटे हैं। इसके अलावा सुहासिनी नागौकर और सुभाष जी नागौकर, इन दोनों की 50वीं मैरिज एनिवर्सरी 5 को थी, तो बिलेटेड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आप दोनों को। और भेजा है प्रीति, तानिश और महेश ने। तो लास्ट में आपको वापस एक बार फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, वहाँ कुकू FM डाउनलोड करके कुकू FM ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिनमें 5000 शो शामिल हैं, बल्कि 5000 से ज़्यादा हैं बिल्कुल मुफ्त। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।